हेलो बच्चों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें हम लोग पूरा एनसीईआरटी बेसिक रहेगा इतना। ठीक है, एक एक चीज़ एक एक पार्ट कवर होगा जिससे आपको सब कुछ समझ आएगा। और मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंत तक लगभग इलेक्ट्रिसिटी सर्विस समझ में आ जाएगा। और इसको 2-3 पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट हमारा टॉपिक। ठीक है, इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है? चार्ज क्या होता है? चार्ज हमारा जनरली क्या होता है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी भी मैटेरियल क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसे क्या कहते हैं? चार्ज। ठीक है, जिस पे चार्ज पे जैसे क्या होता है? फोर्स आता है। ठीक है, किसी भी दो मैटर में या फिर सब्सटेंस में फोर्स आता है। ठीक है, तो चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव। ठीक, दो टाइप के चार्ज होते हैं, ये तो आसान है। और ये चीज़ पढ़ लो कि बस पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव वही बात, एक ही हो गया। ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो सेम रिपेल अपोजिट अट्रैक्ट। ठीक है, फिर आता है हम लोग का सर्किट। सर्किट क्या है? तो सर्किट एक हमारा क्या है? क्लोज कंटिन्यूअस लूप। क्लोज कंटिन्यूअस लूप इन विच करंट इज फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, द कंटिन्यूअस फ्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रिक सर्किट। द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर आता है हमारा कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट समझ लो। ठीक है, कोई भी क्लोज कंटिन्यूअस पाथ, ठीक है, जिसमें एक चार्ज मूव कर रहा है उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, अब कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर में मालूम है। ठीक है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? मेटल। ठीक, और विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एग्जाम्पल में नॉन मेटल। ठीक है, इतने तो ईजी था, इसे तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैं हमारा इलेक्ट्रिक करंट से देखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सारा पढ़ लो। अगर आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लिखो, तीसरा में लिखना हो क्या क्या इलेक्ट्रिक करंट पहले होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली होता क्या है, ये क्या है इलेक्ट्रिक करंट, किस चीज़ का नाम है? तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली क्या है? कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कह रहे हैं? करें, यानी कि जब भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए, चार्ज का फ्लो हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे कि करंट चल रही है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रख लो कि कोई वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका करंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, करंट के अपोजिट हमेशा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है। क्यों? उसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो। तो शुरू में मालूम है, पहले करंट को डिस्कवर कर लिया गया था। ठीक, शुरू में करंट को पहले डिस्कवर कर लिया गया था और उसको डायरेक्शन दे दिया गया था क्या? प्लस से माइनस। जैसे अगर ये सर्किट है, कोई मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, देखो ये सर्किट है। ठीक, तो शुरू में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, एटम के अंदर नहीं खोजा गया था, तो क्या कर दिया गया था कि प्लस से करंट निकलता है और माइनस से खत्म हो जाता है। ये हो गया था, स्टैब्लिश हो गया था, सबकी जगह लिख के बुक में सब जगह हो गया। ठीक है, लेकिन फिर बाद में मालूम चला कि एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो क्या इलेक्ट्रॉन को हम लोग इधर से दिखा सकते थे? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ नेगेटिव निकले? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो तब कहा गया कि भैया आई, तुम थोड़ा इसको बर्दाश्त कर लो, और इसको कहा गया भैया तुम बर्दाश्त कर लो, क्योंकि इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट देखने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए कहा गया भैया ठीक है, करंट तुम इसी डायरेक्शन में रहो, तुमको नहीं छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन तुम अपने डायरेक्शन में रहो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन तब से ही हो गया, और आज तक हम लोग वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके आगे देख लो, करंट का फॉर्मूला क्या आता है? करंट का फॉर्मूला होता है I/Q/T। कैसे याद रखोगे? I/Q/T, जैसे हमें मालूम फ्लो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो करंट का फॉर्मूला है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसका इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि जितना चार्ज बह रहा है, मतलब कि चल रहा है पर टाइम में, उसी को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर जाने रहे हो? ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। ठीक है, अब इसमें एक बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, बड़ा फेमस है, कि 1 एम्पियर डिफाइन करो। तो 1 एम्पियर क्या होता है? तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे? तुरंत फॉर्मूला के पास चले, कभी 1 एम्पियर 1 वोल्ट 1 हो, अभी आगे सब आएगा 111, कि कभी भी डिफाइन करने को है, डायरेक्ट क्या करना है? फॉर्मूला उठाना है। फॉर्मूला उठाना है, जिसको पूछ रहा है, जिसकी यूनिट पूछ रहा है, उसको 1 लाना है, उसको 1 लाना है, तो बाकी सबको भी 1 रखना हो। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कब आएगा? आई की वैल्यू 1 कब आएगी? जब क्यू भी 1 हो और टी भी 1 है कि नहीं? I/1 एम्पियर कब आएगा? जब 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड रखेंगे, बस। अब इसी से डिफिनेशन बनाना है क्या? कि द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, देन द करंट इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज per second,
देन द करेंट वी गेट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। आसान था, 1 एम्पियर भी डिफाइन हो गया। फिर उसके बाद याद रखना है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली भी क्वेश्चन है, इंडेक्स से करोगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, और एक हर इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। मतलब हर इलेक्ट्रॉन के पास खुद का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक कूलम ऑफ चार्ज बनाया तो इतने इलेक्ट्रॉन कितने ले लेंगे, 6 × 10⁻18 मान लेंगे। और एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, करंट को नापने के लिए कौन होता है, वो एमीटर। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम क्या है, करंट को नापना। करंट को नापने का काम कौन करेगा, एमीटर। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट हमारा। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ईजी था, आसान था, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं था। अब लोग नेक्स्ट टॉपिक देंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो शायद, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इसका मतलब हेडिंग का मतलब समझ लो। इससे अगर हमने कोई सर्किट बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर अगर बैटरी लगाई है तो देखो वायर में पहले से इलेक्ट्रॉन होता है, वायर में पहले से इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग पढ़े हैं वैलेंसी में क्या होता है मेटल के पास, आउटरमोस्ट शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो कंडक्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को। वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है तो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन है इनके पास, तो ये बैटरी कर क्या रहा है, तो बैटरी तुम्हारा सिंपल कुछ नहीं कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जैसे पानी हम लोग रखेंगे, अगर ऊंचाई पे पानी रख के गिराएंगे तो ज़ाहिर से वो ढलान के थ्रू नीचे आएगा। ठीक है, तो वहाँ ढलान में से और ग्रेविटी एक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस एक्ट कर रहा है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कहीं पोटेंशियल हाई दे दो और कहीं लो दे दो तो करंट तुम्हारा फ्लो कर जाएगा। ठीक है, अगर सेम पोटेंशियल ली हो, चाहे जितना करंट दे दो वो कभी भी करंट यहाँ से यहाँ तक चलेगा नहीं। समझे, करंट कहता है कि हमको बस पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, कैसे भी दे दो पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, हम चल देंगे। तो हम बैटरी लगाते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। अगर कोई वी वोल्ट तो बैटरी लगाएं, जैसे वी वोल्ट इधर हो जाएगा, ठीक है, वी वोल्ट इधर हो जाएगा, जीरो इधर, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, जीरो माइनस वी का, तो बस करंट क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक, करंट ऐसे फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है, नेगेटिव से निकलेंगे। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंशियल देख लो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारा क्या है, ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहोगे इसको। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये वो वर्क डन है, कौन सा वर्क डन, वो वर्क डन है ताकि हम ये जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है इसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेंगे। ठीक है, अब क्यों इन्फिनिटी बोले, इन्फिनिटी इसलिए बोले मतलब कि इन्फिनिटी पे इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तब इस चार्ज को हमें लाना है कहाँ पे, इन्फिनिटी से दैट पॉइंट यहाँ पे चाहिए। तो जो पोटेंशियल लगेगा उसी को, जो वर्क डन लगेगा उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल। इसमें भी समझ लो, इससे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अभी कोई एक्ट नहीं, पोटेंशियल लगा क्या है, इस इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल देंगे। ठीक है, वही पोटेंशियल देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, उसको एक फोर्स महसूस होगा। ठीक है, तो ढलान हो गया ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्टार्ट कर देगा मूविंग यहाँ से, और तुम्हारे सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना होगा। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन उतना करना होगा बैटरी को, ताकि वो क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज होता है इन्फिनिटी से दैट पॉइंट। इन्फिनिटी को होता है, इन्फिनिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी पर कोई फोर्स नहीं लगता है, तो उसको इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो क्या जो भी बैटरी वर्क डन करेगा क्यू अमाउंट चार्ज इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने के लिए, तो जो वो पोटेंशियल, तो उसका जो वर्क डन रहेगा, मैंने जितना वर्क किया रहेगा उसको कह देंगे उसकी पोटेंशियल। ठीक है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। पोटेंशियल का वैसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, याद रख लो, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट वन वोल्ट डिफाइन करने को आता है, तो हम बताया भी एम्पियर का तरह 1 वोल्ट डिफाइन हो जाए क्या, तो 1 वोल्ट डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, नहीं, द 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय बैटरी और सेल टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, देन द पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज नोन एज वर्क। आसान था, क्या पैसे देंगे, 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय बैटरी to move 1 coulomb of charge from infinity to that point, then the potential of the battery is called 1 volt. ठीक है, तो ये तुम्हारा वाट वोल्ट आ जाएगा। ठीक, 1 कूलम्ब वाट वोल्ट। ठीक, अब वोल्ट मीटर आता है। ठीक है, वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ करता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर के लिए क्या होता है, वोल्ट। उसको कैसे लगाएंगे, पैरेलल। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। तो पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया,
करंट बड़ा भाई था, यहाँ दोनों भाई भाई मान लो, करंट भाई था, ये भी भाई, दोनों भाई है। जहाँ करंट है वहाँ पोटेंशियल, जहाँ पोटेंशियल है वहाँ करंट। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ, उसमें हम देखेंगे इसका रिलेशन। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है, अभी फटाक से देख लो। अगर सिंगल सेल है तो इसको सेल बोलेंगे, कई सारे सेल लगेंगे तो क्या करेंगे इसको बैटरी। ये स्विच का ऑन का केस है, ये स्विच ऑफ है, ये वायर का जंक्शन है, मतलब वायर जॉइंट है, ये वायर जॉइंट है विदाउट जॉइनिंग, देखिए वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ये बल्ब है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, आगे पढ़ना है, ये क्या है रियोस्टेट है, ठीक। और ये एमीटर है, एमीटर क्या कहता है करंट नापता है, सीरीज में लगेगा। ये क्या है वोल्ट मीटर, क्या नापता है वोल्टेज, कैसे लगेगा पैरेलल में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये जो करंट है और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों में क्या डिफरेंस, क्या मतलब कि क्या रिलेशन है, ठीक है। उसी रिलेशन को फाइंड किया था, ठीक है, ओम्स लॉ के थ्रू आया था, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं फटाक से। तो हम देख लेते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग करंट पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया। अब करंट और पोटेंशियल में कोई रिलेशन था, ठीक है, उस रिलेशन को कहते हैं क्या ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या बताता है, ओम्स लॉ बताता है कि अगर तुम कोई कंडक्टर लियो, ठीक है, कोई जैसे ये लियो, ठीक है, और एक सर्किट है, ठीक है, इसमें पोटेंशियल ये हो, ठीक है, तो इसमें तुम्हें ये मालूम चला, लेकिन पोटेंशियल भी है, करंट आई मूव कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर, और तुम्हें वोल्ट मीटर यहाँ लगा दी हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या देखने को मिला, यहाँ तो मीटर लगाओगे ना सीरीज में, हाँ तो मीटर लगाओगे तो तुम्हें क्या देखने को मिला कि जब तुम ये वोल्ट बढ़ा रहे थे, वोल्ट बढ़ा देने की इस पर एक था, फिर क्या कर दिए 2 लगा दिए, ठीक, फिर 3 लगा दिए, तो एक ग्राफ प्लॉट किए, ठीक है, किसका वोल्टेज और आई का, तो तुम्हें क्या मिला एक स्ट्रेट ग्राफ है, ठीक है। बेहतर पॉइंट में यानी कि अगर एक बैटरी लगाए तो उसकी वैल्यू कुछ ये थी वोल्ट, मतलब 2 वोल्ट था, तो करंट भी क्या रहता है 2 एम्पियर। लेकिन वोल्ट तुमने क्या कर दिया 2 वोल्ट लगा दिया, 2 से 4 वोल्ट लगा दिया, ठीक है, तो करंट भी क्या हो गया 4 एम्पियर। मैंने कि ये लीनियरली बढ़ रहा था, तो इसका मतलब देखा गया कि V प्रोपोर्शनल टू है, यानी कि वोल्टेज बढ़ा रहा है तो करंट क्या हो जा रहा है सर्किट में बढ़ जा रहा है, वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट बढ़ जा रहा है, तो इसलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया। तो हमारे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कौन सा लगता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो डायरेक्ट क्या लग जाता है कांस्टेंट, तो आर आई, तो ये और कांस्टेंट को क्या कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, यही कांस्टेंट क्या कहते हैं रेजिस्टेंस। तो हमारा आ गया क्या ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को डिफाइन करना कैसे करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस V, द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of the given metallic wire, उसे पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of the given metallic wire, ठीक है, when an electric circuit is directly proportional to the current through it providing the temperature remain the same, this is called Ohm's law। तो जब मेटलिक वायर दिया रहेगा उसमें पोटेंशियल दिया रहेगा करंट, और जब उसमें तुम्हें पोटेंशियल और करंट क्या दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सेम टेम्परेचर पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तब वो तो उसमें क्या हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू I, which is called Ohm's law। ओम्स लॉ सिंपल ले सकते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is proportional to the current flowing through it is called Ohm's law। आसान हो गया। तो ओम्स लॉ का V में डिवाइड है, R क्या होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस, ठीक है, I यहाँ करंट है, V तुम्हारा वोल्टेज है मालूम है, ठीक है। और ये जो R जो रेजिस्टेंस है वो सभी वायर के लिए अपना अलग अलग होगा। जब रेजिस्टेंस देख लेते हैं, रेजिस्टेंस का डिफरेंस अभी देख लिए, रेजिस्टेंस क्या होता है ये करंट के फ्लो में क्या है रुकावट, ऐसे भी याद रख सकते हो रेजिस्टेंस को क्या फ्लो, करंट के फ्लो में रुकावट, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना करंट कम फ्लो होगा, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। ये किसी कंडक्टर प्रॉपर्टी है जो जिससे जितना रेजिस्टेंस रहेगा वो उतना रेजिस्ट करेगा चार्ज के फ्लो का। इसका SI यूनिट क्या है ओम, ठीक है, इसका SI यूनिट क्या है ओम। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस सीधे निकाल लो, ठीक है। तो R इधर रखे हो तो V/I, तो रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या है V/I, तो V/I निकालें, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब 1 ओम डिफाइन करना है, तो 1 ओम डिफाइन करना फिर से आसान, हम लोग को मालूम है कैसे डिफाइन करेंगे। तो R यूनिट क्या रखना है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, क्या कहेंगे when a voltage of 1 volt is applied across a conductor, then the current flowing through the conductor is 1 ampere, then the resistance of the conductor is called 1 ohm, ठीक है, आसान हो गया। when we apply 1 voltage
potential and the current flowing is 1 ampere, then the resistance of the conductor is called 1 ohm resistance. ठीक है, सिंपल था. फिर आता है रियोस्टेट. रियोस्टेट तुम्हारा खाओ जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस. ठीक है, रियोस्टेट का दूसरा नाम क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस. ये किस तरह काम आता है? इसका साइन हम लोग देख चुके हैं. ठीक है, क्या करता है? रेजिस्टेंस कभी भी वेरी हो सकता है. ठीक है, रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा सकता है. ठीक है, फिर रियोस्टेट का जनरली यूज हम लोग करते हैं. ठीक है, तुम लोग के प्रैक्टिकल लैब में होगा. ठीक है, तो रियोस्टेट कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज. ठीक है, सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो रियोस्टेट को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग क्या करते हैं? रेजिस्टेंस वही बताएं. रियोस्टेट यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस. रियोस्टेट हमारा यूज़ होता है रेजिस्टेंस को चेंज करने. एक डिवाइस है बस, सिंपल से घुमाओगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, कम करो तो कम हो जाएगा. ठीक है, सिंपल एक डिवाइस है जिससे हम लोग रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं. ठीक है, अपने अकॉर्डिंग. एक कंपोनेंट विच हैव लो रेजिस्टेंस, तो कंपोनेंट जिसका लो रेजिस्टेंस रहेगा उससे हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, ए कंपोनेंट लो रेजिस्टेंस. सो लो रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर. और जिसके पास हाई रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर. ठीक है, बस इतना ही हम लोग को पढ़ना था इसमें रियोस्टेट के अंदर. ठीक है, फिर आगे हम लोग इसमें टॉपिक देंगे और फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, मतलब ये रेजिस्टेंस जो है हमारा वो एग्जैक्टली किस पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो इस पर आते हैं. तो ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, यानी कंडक्टर का रेजिस्टेंस एग्जैक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है. तो तुम लोग को ये 2 पॉइंट याद रखना है. जो रेजिस्टेंस का जो भी रहेगा कंडक्टर का रेजिस्टेंस वो किस पे डिपेंड करेगा? पहला लेंथ, ठीक, LENGTH लेंथ, और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, तो लेंथ समझे, यानी वायर अगर इतना लिए हो L लेंथ का, और अगर इसको आप 2L कर दोगे तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस भी तुम्हारा बढ़ जाएगा. लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था? A था, और इसको क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर दिए? 2A कर दिए, तो तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. तो ये कैसे प्रोपोर्शन वो भी देख लेते हैं. पहले ये जानने को कि अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे घटाओगे तुम्हारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा. यानी कि रेजिस्टेंस, और ये चीज़ याद रख लो कि जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के. यानी कि लेंथ जितना बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा. और रेजिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के. ठीक है, यानी एरिया जितना बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस घटेगा. तो इसीलिए हम लोग AC का जब भी वायर देखोगे वो क्या होता है? मोटा होता है, थिक होता है. यानी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है. क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम. रेजिस्टेंस कम यानी ज़्यादा करंट फ्लो होगा. इसलिए AC के तार करने लोग को मोटा तार चाहिए होता है, और नॉर्मल छोटे मोटे एप्लीकेंसेस के लिए पतले तार चाहिए होते हैं. ठीक है, और दूसरा चीज़ की जितना लेंथ बढ़ाओ उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा. अब तुम लोग सोचो पावर हाउस से करंट आता होगा, इतने दूर से आता होगा, तो तार से वो करंट आ रहा है तो सोचो कितना रेजिस्टेंस होगा तार का, तो कितना करंट हम लोग को वेस्ट हो रहा होगा. ठीक है, तो इसी करंट की वेस्ट ना हो इसलिए कॉन्सेप्ट है ट्रांसफार्मर का. ठीक है, ट्रांसफार्मर 2 तरह का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन. तो जो पावर हाउस के पास लगा होता है वो स्टेप अप कर देता है. ठीक है, वो वोल्टेज बढ़ा देता है, करंट को घटा देता है ताकि करंट लॉस ही ना हो. करंट को एकदम कम कर देगा, वोल्टेज बढ़ा देगा. और यहाँ हम लोग के घर के मोहल्ले के पास स्टेप डाउन लगा जाता है, ये वो वोल्टेज को कम करके फिर से करंट को अपन बढ़ा देता है. इससे हम लोग को करंट बर्बाद नहीं होता है. ठीक है, ठीक. देखिए हम लोग, चलो ठीक है, तो R प्रोपोर्शनल एंड R प्रोपोर्शनल 1/, यानी कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगा L के. यानी कि जितना लेंथ बढ़ाओ उतना रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, लेकिन जितना क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा. इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. याद रखना, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो चलते को डायरेक्टली इन्वर्सली हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? R प्रोपोर्शनल टू L/A. ठीक, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो मान लो कोई कांस्टेंट लगता है. ठीक है, और यही कांस्टेंट का नाम क्या है? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी. ठीक है, ये कांस्टेंट का नाम क्या है? रेजिस्टिविटी. इसको हम लोग क्या कहते हैं? रो. इसका नाम क्या है? रो. ठीक है, RF तो रो. ठीक है, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व दैट when a P rho is a conductor of a proportionality and it is called the electric resistivity of the material of the conductor. इसी को हम लोग रहो क्या? इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होगा इसका? ओम मीटर. ठीक है, SI यूनिट क्या होगा? ओम मीटर.
तो ओम मीटर कहाँ से आया, हम लोग रेजिस्टेंस तो पढ़ा ही है ओ, ठीक है। यहाँ पे 1 मीटर आएगा, 1 मीटर कट जाएगा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या आ जाएगा आर ए वाई। एंड अब यूनिट निकालना है, रेजिस्टेंस का यूनिट ए, एरिया का, मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, 1 मीटर मीटर कट गया तो क्या आ गया ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आ गया ओ मीटर, ठीक है। मेटल ऑफ एलॉय हैविंग वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ, तो जनरली मेटल जो होते हैं, ठीक है, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। मेटल की रेजिस्टिविटी लो होती है, नॉन मेटल की हाई होती है। एक टेबल दिया होगा बुक में एनसीईआरटी के, मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होगी, मेटल का रो क्या होगा लो, और नॉन मेटल का हाई, ठीक है। टेबल दिया होगा एनसीईआरटी में देखना, जैसे मेटल का सबसे ज़्यादा है, सिल्वर का सबसे कम है, ठीक है। फिर उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग को देखना है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ग्रेटर देन द मेटल एलॉयड, ठीक है। तो मेटल में भी 2 तरह के होता है, या तो एलॉय या फिर मेटल। तो उसमें भी हम लोग देखना है कि एलॉय का जो होता है रेजिस्टिविटी वो ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेटल, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जैसे कोई भी हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, ठीक है, तो वहाँ तो हम लोग जनरली एलॉय यूज़ करते हैं, ना कि मेटल डायरेक्ट। क्यों, फिर मेटल रेजिस्टिविटी एकदम कम है तो ये तुरंत क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज होकर बर्न हो जाएगा, ठीक है। मेटल इजीली क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर बर्न हो जाएगा, इसलिए मेटल की जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, एलॉय। एलॉय यूज़ करते हैं किसमें, टोस्टर, ठीक है, हीटर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, हीटर में डायरेक्ट हम लोग मेटल यूज़ नहीं कर सकते गर्म, क्योंकि गर्म से वो क्या हो जाने लगेगा, मेटल अगर हम डायरेक्ट ले लेंगे प्योर मेटल तो क्या करेगा धीमे धीमे वो ऑक्साइड बनाने लगेगा, जलने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं उसका एलॉय। एलॉय क्या होता है 2 या 3 मेटल का मिक्सचर, ठीक है। तो उसी को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारा क्या हो वो ऑक्सीडाइज होकर बर्न ना हो जाए, ठीक है। टंगस्टन इज यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। फिलामेंट में कौन सा यूज़ होता है, टंगस्टन, ठीक है। फिलामेंट, ठीक है, बल्ब के फिलामेंट में क्या यूज़ होता है टंगस्टन, ठीक है। ये हमारा क्या था पूरा फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सर्किट में, ठीक है, कैसे लगा सकते हैं, 2 तरह से लगा सकते हैं, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। तो इसको सीधा याद करने का तरीका देख लो। सीरीज़ में लगाने का मतलब कि 1 बाई 1, लाइन बाई लाइन रेजिस्टेंस को लगा देंगे एक ही तार से, तो क्या हो जाएगा सीरीज़ कनेक्शन। और अब पैरेलल कनेक्शन क्या है कि अब हम क्या कर रहे हैं उसको अलग अलग तार से लगा रहे, तो क्या हो गया पैरेलल कनेक्शन। तो जनरली हम लोग के घर के सर्किट जितने भी होते हैं हाउस के सर्किट वो सब पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है क्या, मेन हम लोग को याद ये रखना है कि जो सीरीज़ और कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होता है आर एस मतलब कि रेजिस्टेंस सीरीज, उसको हम लोग डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं R1 + R2 + R3। लेकिन जो पैरेलल होता है इसको RP कहेंगे, उसको कैसे प्लस करेंगे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये तुम्हें याद रखना है सीरीज और कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकाल, तो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन क्यों निकालते हैं, तो रेजिस्टेंस कई सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस निकालने को कह देगा, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। कैसे निकालोगे, बस सीरीज में रहेगा तो डायरेक्ट प्लस कर दोगे, पैरेलल में रहेगा तो 1/1 करके प्लस करोगे, ठीक है। और डायरेक्ट प्लस करोगे तो आ जाएगा। कई बार ऐसा आएगा कि कुछ सीरीज़ में रहेंगे कुछ पैरेलल में रहेंगे, जैसा क्वेश्चन है तुम्हारे इंटेक्स में, ठीक है। तो इस सीरीज़ में पहले भी याद रखना है। अब एक और चीज़ आता है कि इस सीरीज़ का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो सीरीज़ का डिसएडवांटेज देख लो, देखो 2 डिसएडवांटेज है सीरीज़ के, ठीक है। पहला डिसएडवांटेज क्या है, फिर सीरीज़ में कनेक्शन लगाओगे, अगर कोई एक भी तार यहाँ से ब्लॉक हुआ तुम्हारा पूरा सर्किट काम करना बंद कर देगा कि नहीं, ठीक है। अगर गलती से भी कट हुआ, ठीक है, सर्किट गलती से भी कहीं से भी ब्रेक हुआ तो पूरा काम करना बंद कर देगा। और दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि अगर कोई एक कंपोनेंट काम करना बंद कर दिया, ठीक है, ठीक है, 1 कंपोनेंट फेल, अगर एक कंपोनेंट पे काम करना बंद करें तो पूरा सर्किट काम करना बंद कर देगा। और यही जो सीरीज़ का डिसएडवांटेज है, ठीक है, डिसएडवांटेज वही तुम्हारा पैरेलल का क्या है एडवांटेज, ठीक। पैरेलल का एडवांटेज क्या है, ये सीरीज का डिसएडवांटेज। पैरेलल में क्या है, अगर कोई एक तार कट होगा तब भी पूरा वर्क करेगा, ठीक है। अगर कोई एक कंपोनेंट भी ख़राब हो गया तो भी पूरा वर्क करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यही था हमारा सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बस तुम्हें ये याद रखना है कि
कि सीरीज में हम लोग क्या करें, डायरेक्ट प्लस करेंगे रेजिस्टेंस को, पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 + 1/R2। याद करने का तरीका देखेंगे, रेजिस्टेंस देखो ऐसे है ना, तो देखो सीरीज में जब भी लगेंगे तो इसको मैसेज देखो प्लस कर सकते हैं ना, आपस में जुड़ सकते हैं ना, तो जुड़ने के बाद एकदम अच्छे लगने लगेंगे ना, जैसे कि तार यहाँ से जुड़ जाएगा, देखो डायरेक्ट प्लस हो गए। लेकिन पैरेलल में क्या प्लस कर पाएंगे, क्या जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो इसलिए पैरेलल में 1 करेंगे। तो ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे याद करना आसान रहता है थोड़ा। तो ये हमारा सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। इतना हमें याद रखना, बाकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एक और चीज़ याद रख लो कि हम लोग अगर कोई कंपोनेंट है, ठीक है, जैसे कोई टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, हीटर के साथ बल्ब को सीरीज़ में नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। सीरीज़ में हमेशा क्या रहेगा, सीरीज़ में क्या होगा, करंट सेम, ठीक है। और पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज से। इसका मतलब समझ लो, यानी सीरीज में करंट से मतलब कि यहाँ भी आई होगा, 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 यहाँ भी आई, ठीक है। करंट सब जगह सेम होगा, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल अगर यहाँ बोलेंगे V कुछ और होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3 होगा, यहाँ V4 होगा, यहाँ भी वही होगा, ठीक। और यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ करंट अलग होगा, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल बात करोगे तो यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी V होगा, तो यहाँ भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा। पोटेंशियल सब जगह क्या रहेगा, सेम। ये याद रखना, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। अगर एक सीरीज है उसमें करंट सेम होगा, अगर पोटेंशियल है तो पैरेलल है तो पूरा पोटेंशियल सेम होगा। और दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि अगर कोई ज़्यादा करंट लेने वाला एप्लीकेशन डिवाइस और कम करंट लेने वाले डिवाइस को एक साथ सीरीज में मत लगा देना, जिससे क्या होगा, ज़्यादा वाला जो लेने वाला है वो ज़्यादा करंट मंगा लेगा, और कम वाले के थ्रू में भी ज़्यादा घुस जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइस ख़राब। जैसे बल्ब के साथ अगर हीटर जलाओगे तो बल्ब तुरंत फ्यूज होकर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, बाकी हीटर काम करेगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग को देखना है थोड़ा लास्ट टॉपिक, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा।